रुख करेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर, बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। मंदिर को बेहद भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा केदार धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही बाबा केदार के दर्शन के लिए भी दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए सुबह ये कपाट जो है वो खोले गए। विधिवत पूजा अर्चना के बाद 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूल नगाड़ों की गूंज के साथ मंदिरों में आप देखिए किस तरीके से कपाट जो है केदारनाथ के वो यहां पर खोले गए। फूलों से सुसज्जित बाबा केदार और श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़, और विधिवत तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बाबा केदार के कपाट खोले गए। परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 में खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। और संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं साझा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। नवीन, बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो भी खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कितना उत्साह वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं में इस दौरान देखने को मिला? जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। विधि विधान से करीब 6:20 पे ये कपाट खोले गए हैं। आज जिस तरीके से देख रहे हैं, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जो यात्री आ रहे हैं अब आ सकेंगे और बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। सरकार द्वारा लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था। चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को, यात्रियों को दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आज बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ कपाट खोल दिए गए हैं और अब जो श्रद्धालु हैं वो आकर केदारनाथ धाम आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही जो देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आस्था का एक केंद्र माना जाता है कि वहाँ केदारनाथ धाम जो यात्री पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम का एक विशेष महत्व भी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना की और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की और जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम सारे श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए अपनी कतार में लगे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, हालांकि व्यवस्थाओं की अगर वहां पर बात की जाए, क्योंकि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा की आगाज जो है वो हो गया है, व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से की गई हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। चारों धामों में जो क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर चिकित्सकों की तैनाती की गई है और जो अस्थायी चिकित्सालय है उनका भी निर्माण किया गया है। दवाइयों की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया गया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके स्वास्थ्य के विषय में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यात्रा मार्गों पर यात्रा में कोई विघ्न ना पड़े, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है और जो मार्ग है उसे अवरुद्ध ना होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। बिल्कुल नवीन, हालांकि इस दौरान मौसम वहां पर काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है। खबरें हैं बर्फबारी वहां पर हो रही है। ऐसे में क्या प्रशासन के मौसम विभाग के साथ भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ली जा रही है कि किस तरीके से मौसम यहाँ पर रहेगा और आगे क्या इस तरीके से बर्फबारी और हो सकती है? जी निश्चित तौर पर अगर दर्शन की बात की जाए तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो केदारनाथ धाम में तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है। इसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जरूर की गई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश से मॉनिटरिंग हो रही है, हरिद्वार से मॉनिटरिंग हो गई है, तो चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। भीड़ ना बढ़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जो रजिस्ट्रेशन वाले जो यात्री हैं उनको वहां पर भेजा जा रहा है, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्या को उसे जो बाउंडेशन लगाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब चार धाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं वो गंगोत्री भी जा सकते हैं, यमुनोत्री भी जा सकते हैं, इसके साथ ही केदारनाथ धाम में जाकर वो दर्शन कर सकते हैं। अभी इसमें समय का और उसकी जो बाउंडेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। जो यात्री अपनी सुविधा अनुसार जहां पहुंचेंगे वहां पर वह दर्शन कर सकते हैं। नवीन, तो लेकिन तमाम इस सारी समय व्यवस्थाओं को दुरुस्त उत्तराखंड करने में जिस तरीके से आपदा आई थी वो मंजर कोई नहीं भूला था, और उस दौरान सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई थी, सबसे बड़ी जो लापरवाही देखी गई थी वो ये कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब चूंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग की कितनी निगरानी बनी हुई है? निश्चित तौर पर अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कल ही बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी उत्तराखंड में जो मौसम है वह खराब है, तो यात्रियों से उन्होंने निवेदन भी ये किया है कि जो भी यात्री आए वह मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड पहुंचे। और इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग भी लगातार समय समय पर जो यात्री हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको भी अलर्ट करता रहता है। तमाम सारे संसाधनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को दिक्कत ना आए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मौसम विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनसे अपील की है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ धाम के कपाट भी आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि रायबरेली के दौरे पर आज सीएम रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी बता दें आपको। रायबरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेसी मैदान में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलीला मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आफ्ताब खान संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आफ्ताब, रायबरेली के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा खास, क्या तैयारियां वहां पर कर ली गई है? जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल जी, 1:30 बजे करीब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच जाएंगे रायबरेली। उनको देखने के लिए यहाँ पे जनसैलाब माना जा सकता है कि बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार 3 दिन से मॉनिटरिंग कर रहा है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली हमेशा से, और यहाँ पर ये नगर निकाय चुनाव में लगातार बीजेपी इसको भेजने की कवायद में लगी हुई थी। और इस बार अभी 2 दिन पूर्व ही सत्यदेव सिंह भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद किया और उन्होंने निर्देशित किया कि घर घर जाकर वोट और क्या नाम है वोटों की अपील की जाए और किसी तरह के भी वोट छूटने नहीं चाहिए। और इसी कवायद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच रहे हैं। जीआईसी ग्राउंड में पहुंचने वाले, यहाँ से कुछ ही दूर पर जीआईसी ग्राउंड है जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और एक शालिनी कन्नौजिया जो प्रत्याशी है नगर पालिका की, उनके लिए वोट मांग सकते हैं। जिस तरह की फिजा बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर बनाई जा रही है और ये रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस के गढ़ को ये भेदने का काम इस बार बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ करने में लगी हुई है। बिल्कुल आफ्ताब, हालांकि अगर जमीनी तैयारी की बात की जाए बीजेपी की, क्योंकि निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और खुद इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल जमीनी हकीकत वहां पर क्या कहती है, क्या स्थिति वहां पर बता रही है निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं आपको, इससे पहले जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष थे वो भी बीजेपी के ही थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस से जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा और जनता कहीं ना कहीं उनको एक विफल
नगर पालिका अध्यक्ष मानती थी, जो कि एक बड़ी विधायक अदिति सिंह, जो कि भाजपा से विधायक है, सदर विधायक अदिति सिंह है, उन्होंने उनके लिए मेहनत की थी और उनके ही बैकअप में ये शहर की सरकार चल रही थी। लेकिन विकास न होने के चलते कहीं जगह पे इतनी परेशानियां आई और अधूरा विकास के चलते कहीं ना कहीं लोग भाजपा से नाराज जरूर थे। लेकिन जिस तरह से तैयारियां भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए लगी हुई है, लगातार प्रयासरत है, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों की चीजों में कांग्रेस अपनी प्रबलता के साथ अपने गढ़ में अपने आप को, अपनी जमीन को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जो कि ये कांग्रेस का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का वोट और दलित समाज का वोट और पंडित भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाते हुए जरूर दिखाई पड़ेंगे। और सपा के भी कई नेता हैं जो लगातार चुनावी मैदान में है और वादे कर रहे हैं। लेकिन इसमें में योगी आदित्यनाथ का आना और ये क्या नाम है संबोधन करना एक बड़ा विषय हो सकता है, एक बड़ा चुनाव को अचानक करवट बदलने का भी संकेत दे सकता है। बिल्कुल, तो आज जनसभाएं होने हैं जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संबोधित करेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं से भी इंटरेक्शन होगा। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनावों को लेकर पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, उन्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि कार्यकर्ता लगातार उत्साहपूर्वक दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टोली है और एक बड़ा जनसमूह है जो लगातार जनता के बीच जा रहा है और उनसे सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है और ज्यादातर वोट की अपील भी कर रहा है। और इस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों का रैली में आना एक कार्यकर्ताओं को एक बल मिलता है और उस बल के चलते ही वो लगातार चुनावी मैदान में है और जीतने का दम भी भर रहे हैं। यहाँ तक स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि ये चुनाव एक तरफा है, बीजेपी बहुमत के साथ आ रही है और उसके टक्कर में कोई भी सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, ये संबोधन कहीं ना कहीं बीजेपी को बल देगा और मजबूती भी कहीं ना कहीं प्रदान जरूर करेगा। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी, आज जारी किया जाएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा बोर्ड रिजल्ट। तो बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। तो बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, आज जारी किया जाएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1:30 बजे बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। तो वेबसाइट पर रिजल्ट आसानी से देखे जा सकते हैं। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 10वीं और 12वीं का ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे ये बोर्ड रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आप बोर्ड रिजल्ट दोनों ही कक्षाओं के 10वीं और 12वीं के देख सकते हैं। वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो आज जारी किया जाएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाना है। जी, इसमें अंजलि सबसे बड़ी बात है कि आज जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है उसमें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे और ये लगभग 1:30 बजे के करीब रिजल्ट आने की संभावना है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये रिजल्ट ऑनलाइन कर देगा तुरंत। पहले हमें याद है कि एक जमाने में ये रिजल्ट होते थे, अखबारों में प्रकाशित किए जाते थे और अखबार वाले बहुत महंगे में अखबार बेचते थे। लेकिन अब ये सिस्टम बदल गया, ऑनलाइन हो गया, बच्चों को बड़ी सुविधा हो गई है। इसमें लगभग 3.19 करोड़ है ना कापियों का मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब खास बात यह है
कि प्रदेश से 8,753 परीक्षा केंद्र में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसे प्रभावित किया था। आज के जो परिणाम आने वाले, जैसे हर साल जो हमारा परंपरागत तरीका हो गया बहुत लंबे समय से कि हर बार ये हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं इनमें छात्राएं यानी कि लड़कियां नंबर बाजी हमेशा मारती हैं और अब की बार भी संभावना यह है कि लड़कियां फिर बाजी मारेंगी और वो निश्चित रूप से लड़कों से आगे निकलेंगी। बिल्कुल जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नीतीश जी से यही अनुरोध किया है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से हुआ था तो हम भी बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग करें। वहीं इसके बाद आज नीतीश कुमार ने अखिलेश से भी मुलाकात की। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो गया है और हम आपको कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन कराने पहुंचे। ये तस्वीरें बदायूं, हमीरपुर, कानपुर, मिर्जापुर, संत कबीर नगर और शाहजहांपुर की है। इन जगहों पर नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों के साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन के आखिरी दिन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। उधर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने आज 100 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा लंदन से जहां इसके लोगों की लॉन्चिंग कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि भारत में रेलवे के सभी मंडलों और साथ ही जोनल कार्यालयों के साथ ही यूनियन की शाखाओं में पूरे हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ में यूनियन के मंडल मंत्री आर के पांडे ने शताब्दी समारोह की शुरुआत करते हुए कहा कि यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर हर कदम पर उनके साथ हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष के दौरान यूनियन पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने और रेलवे को निजीकरण से बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है और आज के इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और इससे संबंधित सभी यूनियन ने अपने जोनल कार्यालय से लेकर के मंडलीय कार्यालय, शाखाओं के कार्यालयों को बढ़िया बिजली की झालरों से, गुब्बारों से, फूलों से सजा करके रेल कर्मचारियों के बीच में जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने का काम करना चाहता हूं कि आज के इस मौके पर इसका जो एक विशेष लोगो बना है शताब्दी वर्ष का, वह हमारे महामंत्री आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय यातायात संघ के महासचिव स्टीफन कॉटन जी के साथ में लंदन के ITF ऑफिस से लॉन्च करेंगे। आज के इस मौके पर इसी तरीके से जो हमारे पूर्व महामंत्री और अध्यक्ष रहे हैं उन सभी को हम लोग याद करने का काम करते हैं, जिन्होंने आज ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन को यह गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने का काम किया है। उनके त्याग, उनकी कुर्बानी और उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को इस शताब्दी वर्ष में हम पूरा कराने का काम करेंगे। उसके लिए आंदोलन और संघर्ष पूर्ववत करने का काम करेंगे। उधर हल्द्वानी पहुंचे मुख्य वन संरक्षक और वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इन वन पंचायत कार्यालय में सभी वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही वन क्षेत्र से सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे धार्मिक गतिविधियों के नाम पर ही अतिक्रमण क्यों न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमण जो हाल ही में हुए हैं उनमें तत्काल नोटिस देकर उन्हें तोड़ा जाएगा। से जो हल्द्वानी का वेस्टर्न सर्कल है यहाँ कुमाऊं मंडल का एक काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। तराई के साथ साथ कुछ पहाड़ के क्षेत्र भी है इसमें और अतिक्रमण के दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील भी है।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज़ है, आपके स्टेट हाईवेज़ है, और ऐसे सड़कें हैं, नदियाँ भी है महत्वपूर्ण, जहाँ पे अतिक्रमण लोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ के संबंधित हमारे जो DFOs थे और संबंधित सक्षम अधिकारी थे, उनकी आज बैठक ली गई है। इसमें मुख्य रूप से ऐसे जो अतिक्रमण हैं जो करने का प्रयास कर रहे हैं उनको विफल करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पूर्व के कुछ अतिक्रमण जो हाल फिलहाल में हुए हैं उनको भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत नोटिस और जो हटाने की कार्रवाई करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि किसी भी दशा में जो है कोई भी इनको राहत देनी नहीं है किसी भी अतिक्रमणकारियों को। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जो दायित्व है फील्ड ऑफिसरों के उसका निर्वहन करना।